वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 14 फरवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है तेजस हार्डवर्क बीट्स डेस्टिनी के बारे में। ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 की तैयारी को कंप्लीट करवाता है 250 से अधिक घंटों के वीडियो लेक्चर्स में। 15 फुल लेंथ टेस्ट भी इन्वॉल्व हैं, स्टडी मटेरियल भी रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा डेडिकेटेड मेंटरशिप। इन लेक्चर्स के साथ सीसैट के लेक्चर्स को फ्रीली इंटीग्रेट कर दिया गया है। कोर्स को अवील करने के लिए आपको जाना होगा video.onlyas.in पे। जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे या फिर मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला आर्टिकल हमारा श्री माधवाचार्य जी के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री माधवाचार्य जी को माधव नवमी के अवसर पे दंडवत प्रणाम किया। दैट्स वाई ये पर्सनैलिटी न्यूज में आए। श्री माधवाचार्य जी का जन्म उडुपी में हुआ था 1238 में, 1238 में विजयदशमी के दिन इनका जन्म हुआ था और उस समय इन्हें नाम दिया गया था वसुदेव। ये जो ट्रिनिटी यानी कि 3 फिलोसोफर्स हैं उनमें से एक माने जाते हैं, जो वेदों और पुराणों का जो समय था उसके काफ़ी समय बाद इवॉल्व हुए। माधवाचार्य जी के अलावा इनमें 2 हैं, शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी। इनकी जो फिलॉसफी है वो द्वैत की है, यानी कि डुअलिज्म की। मतलब एक होती है आत्मा और दूसरे होते हैं परमात्मा। जो अद्वैतवाद है वो ये कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। लेकिन इनका मानना है कि आत्मा और परमात्मा 2 एंटिटीज हैं, 2 अलग अलग एग्जिस्टेंस हैं। अच्युत प्रेक्ष जी, जो कि उन्होंने ही माधव, ये जो वर्ड है जो श्री माधवाचार्य जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये टाइटल उन्हें दिया था और इसी नाम से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए। इनके लिटरेरी वर्क में इनकी जो एक फिलॉसफी है जिसे इन्होंने तत्ववाद कहा था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई। इसे पॉपुलरली द्वैतवाद ही कहा जाता है, जहाँ पर इनके कुछ और भी रचनाएं रहीं, जैसे कि गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अनुभाष्य, कर्म निर्णय, विष्णु तत्व निर्णय। इसके अलावा जो द्वैत फिलॉसफी है उसमें कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे कि श्री शंकराचार्य की जो फिलॉसफी थी मायावाद की, उसके तहत वो जगत मिथ्या ऐसा कहते थे। उनके अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ल्डली लाइफ है वो एक इल्यूजन है और अल्टीमेटली हमें उस परम ब्रह्म में विलीन हो जाना है। लेकिन जो द्वैत की फिलॉसफी है वो इस दुनिया को इल्यूजन नहीं मानती, वो इसे रियल मानते हैं। उनका ये मानना है कि सोल इस वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब आत्मा इस दुनिया से संबंधित है। इग्नोरेंस के माध्यम से, जो हमारी अज्ञानता है, वही हमें इस दुनिया से जोड़कर रखती है। मतलब ये दुनिया इल्यूजन नहीं है बल्कि सच्चाई है। द्वैत फिलॉसफी में उनका ये मानना है कि अंतिम रूप में हमें इस दुनिया में जो इग्नोरेंस है जिससे हम जुड़े हुए हैं उससे खुद को मुक्त करना है और श्री हरि में जाकर विलीन हो जाना है। जो अंतिम परम ब्रह्म है उनमें विलीन हो जाना है। श्री हरि तक पहुंचने के लिए जो रास्ता हमें अपनाना होगा वो होगा भक्ति का, और कोई रास्ता नहीं है उन तक पहुंचने का। और भक्ति को करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है मेडिटेट करना, ध्यान लगाना। ध्यान लगाने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने मन को पूरी तरीके से साफ करना होगा और खुद को इस दुनिया से डिटैच करना होगा, अलग करना होगा। और इसमें जो सेक्रेड टेक्स्ट हैं, जो पवित्र ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़कर हमें मदद मिलती है। तो ये द्वैत फिलॉसफी का कोर प्रिंसिपल है जिसे बहुत ही ब्रीफली यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में है। हाल ही में इलोन मस्क का जो स्टारलिंक है उसके 40 सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो गए, डाइफंक्शनल हो गए, क्योंकि उन्हें हिट किया एक जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म ने। जस्ट एक दिन बाद ही जब उन्हें लॉन्च किया गया, मतलब अच्छी खबर नहीं रही। हालांकि जो सैटेलाइट्स थे इन्होंने कोई स्पेस डेब्रिस क्रिएट नहीं किया, क्योंकि इन्हें इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ये जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे फ्रिक्शन से जल के खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये उनके लिए अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं रही। जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं ये कुछ इवेंट्स होते हैं सोलर फ्लेयर्स के, जिनका रेडिएशन
धरती की ओर काफी तेजी से आता है। जो एक नॉर्मल फिनोमेना होता है, ये सोलर फ्लेयर्स उससे ज्यादा तेज होते हैं। जो रेडिएशन है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्रिएट कर देता है। ये स्टॉर्म कई तरीके से नुकसानदेह होते हैं, लेकिन इन स्टॉर्म्स का कारण क्या होता है? एक साधारण सा कारण होता है सोलर कोरोनल मास इजेक्शन, यानी कि CME। देखिए, सोलर कोरोनल मास इजेक्शन जो एनर्जी होती है वो बहुत तेजी से, जो कोरोना होता है वो सन का अपर मोस्ट लेयर होता है, वहां से सोलर एनर्जी फ्लेयर के फॉर्म में निकलती रहती है। वो कई बार बहुत दूरी, कई लाइट ईयर्स की दूरी को ट्रेवल कर भी जाती है। वो जब अर्थ तक पहुंचते हैं तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराते हैं और फिर वहां पर जो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। इनका क्या इफेक्ट होता है? जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स या जो जियो मैग्नेटिक फील्ड का टकराव होता है सोलर फ्लेयर्स के साथ, वही नदन और सदन हेमिस्फीयर में पोलर रीजन में ऑरोरास क्रिएट करता है। हमें आसमान में कलरफुल लाइट्स दिखाई देती हैं। इसका अगर नुकसान देखा जाए तो ये कई बार कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसरप्ट कर देते हैं अगर रेडिएशन बहुत तेज हो तो, और अर्थ पे कई बार कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट बना देते हैं ये सोलर स्टॉर्म्स। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ये कितने ज्यादा सीवियर हैं, उसके बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन होता है G1 से लेकर G5 के बीच में। G1 के जो स्टॉर्म्स होते हैं ये सेफेस्ट लेवल के स्टॉर्म्स माने जाते हैं, मतलब बहुत खतरनाक नहीं है। इनसे जो हमें अप टू नुकसान होता है वो ये होता है कि पावर ग्रिड्स कई बार प्रभावित हो जाती हैं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, सैटेलाइट के ऑपरेशंस में माइनर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और हमें ऑरोरास दिखते हैं नदन और सदन हेमिस्फीयर में, पोलर रीजन में। लेकिन अगर ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएं तो इस लेवल को G5 लेवल कहा जाएगा। यहां पर वोल्टेज को कंट्रोल करने की प्रॉब्लम आने लगती है और कई ग्रिड सिस्टम जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाते हैं और ब्लैकआउट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बिजली चली जाती है, रेडियो वेव्स ट्रेवल नहीं कर पाते, कई बार तो ये 1 से 2 दिनों तक चलता रहता है। लो फ्रिक्वेंसी रेडियो डाइफंक्शनल हो जाते हैं, कई घंटों तक उनसे काम नहीं लिया जा पाता। जो ऑरोराज हैं वो हमें लोअर लैटिट्यूड्स पर भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वो पोलर रीजन में हम जब जाते हैं तो 30, 60, 90 हम हायर लैटिट्यूड की ओर जाते हैं, लेकिन हमें लोअर लैटिट्यूड में भी ऑरोरास को तुलनात्मक रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है उसे हम आरोग्य सेतु ऐप के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, और जब ये इंटीग्रेशन होगा तो जो भी ऐसे लोग हैं जो आयुष्मान भारत स्कीम का हिस्सा हैं उन्हें एक 14 डिजिट का यूनिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर मिल जाएगा थ्रू दिस ऐप। इस नंबर के कई सारे फायदे होंगे, ये उनके लिए एक डिजिटल हेल्थ आईडी का काम करेगा। इस मिशन के अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें तो कई सारे फीचर्स हैं जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप के साथ, तो ये जो भी लोग इसका हिस्सा हैं उन्हें एक यूनिक हेल्थ आईडी दे देगा। इसके अलावा जो उनका हेल्थ रिकॉर्ड है वो डिजिटाइज्ड हो जाएगा, डॉक्टर्स के साथ वो जुड़ पाएंगे और हेल्थ फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा है। इसके 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं: हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, ये एक वर्ड है, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, ई फार्मेसी और टेलीमेडिसी। आप फोन करके रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि आपको क्या दवाई चाहिए, और आप डॉक्टर को 1 टाइम एक्सेस दे सकते हैं अपनी हेल्थ रिकॉर्ड्स की, जिसकी मदद से वो आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकता है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पास ये जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे मिशन को इंप्लीमेंट करें। जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक है इस मिशन का, उसमें हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री को रखा गया है। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड होगा। डिजी डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं, उसे आप हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री की 1 टाइम एक्सेस दे देंगे, वो देख लेगा कि आपकी कौन सी बीमारी है, कौन सी दवा चली है, और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए वो आपकी हेल्थ आईडी का इस्तेमाल करेगा और फिर वो आपको दवाएं रिकमेंड कर देगा। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इन तीनों को ओन करने का, ऑपरेट करने का, मेंटेन करने का राइट होगा, लेकिन प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो खुद को इस
पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं। अब यहां पर जो मिशन है उसमें एक हेल्थ आईडी बन जाएगा जिसमें मेडिकल डिटेल्स व्यक्ति की हो जाएंगी स्टोर। इससे प्रिस्क्रिप्शन देना, ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरीज की जानकारी आसानी से इकट्ठा की जा सकेगी। हेल्थ आईडी को रैंडमली जनरेट किया जाएगा जो कि 14 डिजिट का होगा। इससे पर्सन को आइडेंटिफाई करने में, उसके हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करने में मदद मिलेगी। जो सिटीजन्स होंगे वो अपने रिकॉर्ड को वन टाइम डॉक्टर को दे पाएंगे। इसके माध्यम से लोगों को लिबरेट किया जा सकेगा जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स वो हमेशा फेस करते रहते हैं। वो सही डॉक्टर का चयन कर पाएंगे, अपॉइंटमेंट ले पाएंगे, कंसल्टेशन फीस उन्हें नहीं पे करनी पड़ेगी बिकॉज वो डिजी डॉक्टर का इस्तेमाल करेंगे। वो हॉस्पिटल के कई बार राउंड्स लगाते हैं, इससे उन्हें टेली कम्युनिकेशन के जरिए प्रिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे और इससे उन्हें कई सारा डेटा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप जितने डॉक्टर्स के पास जाते हैं आप उतनी फाइल्स बना के रखते हैं ताकि अगर कोई पूछ ले कि आपकी कौन सी दवा चली है तो आप उन फाइल्स को दिखा सकें। अब आपको ये नहीं करना है, आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, आप सीधा एक्सेस दे दीजिए, वो देख लेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कार्टसा के बारे में है। S-400 डिफेंस सिस्टम जो इंडिया खरीद रहा है अपनी सिक्योरिटी के पर्पज से। रशियन एम्बेसडर अभी हाल ही में इंडिया के लिए आए, डेनिस एलिपो, उन्होंने कहा कि यूएस सैंक्शंस के लिए इंडिया को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इससे इंडिया के मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूएस लगातार इंडिया के ऊपर दबाव बनाता रहा कि हम रशिया के साथ S-400 डिफेंस सिस्टम ना खरीदें, नहीं तो वो हमें कार्टसा के तहत सैंक्शन करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसे 2017 में लाया गया था। वॉशिंगटन 2016 के बाद से इस प्रकार के कानून की बात कर रहा था और रशिया से जब हमने डील साइन की 2016 में, तभी से यूएसए काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर चिंतित था कि आप उनके साथ डिफेंस डील क्यों साइन कर रहे हैं। और फिर जब 2017 में उनका कानून आ गया तब तो उन्होंने एक हथियार बना लिया इसे। तो यूएस कार्टसा लॉ के माध्यम से चाइना और टर्की को भी इस प्रकार की डील्स के लिए, S-400 की डील के लिए सैंक्शन कर चुका है। यद्यपि इंडिया को लेकर यूएसए का रवैया हमेशा से काफ़ी नर्म रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये आपके इंटरेस्ट में है, आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए। S-400 एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, आप इसे शॉर्ट में सैम बोल सकते हैं, जिसे रशिया बनाता है। सैम MLR का मतलब यहां पे है मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये दुनिया का बहुत ही एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाता है। अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है जिसे थाड कहा जाता है, जैसे जापान, साउथ कोरिया जैसे देश इस्तेमाल करते हैं, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, S-400 को इससे ज्यादा एडवांस माना जाता है। ये डील इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम अमेरिका के प्रभाव में या दबाव में काम नहीं करते, ये इस चीज को इंश्योर करता है और ये दिखाता है कि इंडिया सॉवरेन है। हमारे ऊपर कोई भी दबाव हो, हम अपनी रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं जिस देश के जैसे साथ चाहें वैसे। ये हमारी नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेगा। कार्टसा का वही फुल फॉर्म है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, 2017 में आया था, जिसके जरिए अमेरिका रशिया के डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर को प्रभावित करने की कोशिश करता है और उनके साथ किसी भी डील को रोकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पार्कर सोलर प्रोब के बारे में है। वाइल्ड फील्ड इमेजर जो पार्कर सोलर प्रोब में लगा है, जिसका कोर ऑब्जेक्टिव तो जो सन का कोरोना है उसे स्टडी करना है, मतलब सूर्य की जो सबसे ऊपरी सतह है, आउटर मोस्ट लेयर है उसकी। लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने वीनस के सरफेस की एक पिक्चर क्लिक की। बहुत ही स्टनिंग कॉन्टिनेंट है ये, प्लेन, प्लेटूज और एक लेयर ऑक्सीजन की भी डिटेक्ट की गई। मैं आपको बता दूं कि ये इमेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इस इमेज को उन्होंने तो इस फॉर्मेट में क्लिक किया, लेकिन बाद में उसकी इमेजिंग करके एक कलरफुल पिक्चर अवेल कर ली गई और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही। ये इसलिए रोचक है बिकॉज अभी तक ये माना जाता रहा कि जो वीनस है वो मल्टीपल लेयर जो क्लाउड का है उससे घिरा हुआ होता है, इसीलिए ऊपर से आप उसकी पिक्चर क्लिक कर नहीं पाएंगे, वो नहीं मिलेगा। वैसे यूएसएसआर ने कई सारे लैंडर्स वहाँ पर भेजे हैं, लेकिन टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है वहाँ पे कि वहाँ लेड भी पिघल जाएगा। तो कोई भी लैंडर जो वहाँ गया 3 घंटे के बाद वो फंक्शन कर नहीं पाया, तो बहुत सक्सेसफुल रहा नहीं। लेकिन इस पिक्चर के मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रही वैज्ञानिकों के भीतर। प्लैनेट के कलर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा, वहाँ का जो पूरा टोपोग्राफी था हमने उसे समझा। यद्यपि सोलर प्रोब नाम में ही स्पष्ट है कि ये सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए जा रहा है ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के सैंपल कलेक्ट कर सके। अचीवमेंट हमें क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देती है सन के बारे में, और अभी वीनस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई। इस मिशन की बात करते हैं पार्कर सोलर प्रोब की। ये 2018 में गया था सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। सन तक पहुंचने वाला ये सबसे नजदीक का कोई भी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट होगा। इसके पहले तक जो भी ऑब्जेक्ट गए हैं ये उनसे 7 गुना ज्यादा नजदीक जाएगा, और वहां तक पहुंचने के लिए ये वीनस की ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रहा है। 7 फ्लाईबाई, 7 चक्कर लगाने के बाद ये सन के नजदीक पहुंचेगा। तो तीसरे फ्लाईबाई में इसने वीनस की एक पिक्चर क्लिक की जो काफी इंटरेस्टिंग रही। तो वैज्ञानिकों ने चौथे फ्लाईबाई में भी वीनस की ओर निशाना साधा कि एक बार फिर पिक्चर लेते हैं, और हमें एक अच्छी पिक्चर वीनस की मिल भी गई।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में है। इंडिया ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। 50,000 मीट्रिक टन वीट जो इंडिया ने कमिट किया था कि हम अफगानिस्तान को भेजेंगे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के फॉर्म में, उसके लिए ये 22 फरवरी को स्टार्ट किया जाना है। 10 इसको देखिए पूरा होस्ट कर रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। 10 मीट्रिक टन के 5 खेप में इसे डिवाइड कर देगा WFP और अलग अलग जगहों पे भेजेगा। बात करते हैं UNWFP की। ये फूड असिस्टेंस ब्रांच है UN की। 1961 में ये बनी थी। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का हिस्सा है और एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी हिस्सा है। ये दुनिया से जो फूड की प्रॉब्लम है उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और फूड एड के लिए कोशिश करते हैं। जो WFP फूड एड है ये माइक्रोन्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को, चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना, मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव करना, डिसीज को कॉम्बैट करना, HIV एड्स को काउंटर करने के लिए भी लगातार प्रयास करते हैं। वर्ल्ड हंगर मैप ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अलीबाबा क्लाउड के साथ मिलकर बना रहा है। ये अलीबाबा का ही एक कंप्यूटिंग आर्म है। इसके माध्यम से 2030 तक हम पता करेंगे, मैप तैयार करेंगे जहाँ कहाँ पे हंगर की प्रॉब्लम ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, तो टारगेटेड डिलीवरी करने में आसानी होगी और हम हंगर से और बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। आइए रिवीजन करते हैं। श्री माधवाचार्य, इन्होंने सांख्य की फिलॉसफी को प्रोपाउंड किया, गलत है। द्वैता की फिलॉसफी को इन्होंने प्रोपाउंड किया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये आरोग्य सेतु ऐप के साथ इंटीग्रेट होगा, दैट्स ट्रू। काटसा, काउंटरिंग ऑस्ट्रेलियाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, गलत है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी था, अमेरिका था ना, तो ए को रिप्लेस कर दिया, बट गलत है, पता चल गया होगा आपको। पार्कर सोलर प्रोब नासा का मिशन है, ये तो सही है। वर्ल्ड हंगर मैप WFP टेस्ला के असिस्टेंस से बना रहा है, गलत है। अलीबाबा क्लाउड के असिस्टेंस से बना रहा है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।